जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए डॉक्टर नंगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास कर रहे हैं और उसमें भी हमारा जो आधुनिक काल चल रहा था द्विवेदी युग का। तो द्विवेदी युग में आपने देखा कि द्विवेदी युग क्या है, कैसे उसका विस्तार हुआ, कौन कौन से प्रमुख कवि हैं, इन पर तो हमने चर्चा कर लिया था। बाद में काफ़ी दिन तक ये वीडियो नहीं आया, पॉज रहा। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र के साहित्य के इतिहास को हमें कंप्लीट कराना है, तो ये उसकी आगे की कड़ी में अब यहाँ पे शुरू होता है आपका गद्य साहित्य से। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे आप आधुनिक काल में देखेंगे तो नगेंद्र जी ने जो है हर एक काल में, चाहे वो आधुनिक काल के तहत आपका भारतेंदु युग हो, द्विवेदी हो, छायावाद हो, तो वहाँ पे काल संबंधी सारी चीज़ों को बताने के बाद, वहाँ के कवियों के बारे में जानकारी देने के बाद, उस समय का जो गद्य साहित्य का समय रहा हो, गद्य साहित्य मतलब कि उस समय जैसे द्विवेदी काल है तो उस समय कहानी है और उपन्यास है या यात्रा वृत्तांत रेपोताज, कुछ भी जो लिखा गया है जो कि गद्य की विविध विधा के तहत आता है, उसके बारे में संक्षेप में जानकारी दी कि क्या उस कालखंड में जो है हमें देखने को मिलता है। अब वो देखिए, जैसे हम द्विवेदी काल पढ़ रहे हैं तो द्विवेदी काल के बारे में हमने काफ़ी कुछ जानकारी ले ली। अब द्विवेदी युग में अगर आप देखो कि गद्य साहित्य में क्या क्या आपको देखने को मिलता है, तो वो इसमें देखने को मिलेगा। और चैनल पे आपको यूजीसी नेट के रिगार्डिंग जितने भी आपको यूनिट 6 के उपन्यास हैं, यूनिट 10 के जो गद्य की विविध विधाएं, उन सबको करा दिया गया है, काव्यसास कराया गया, उन सबको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बाकी ये क्लासेज अब कंटिन्यू रहेंगी इतिहास वाला। अब यहाँ पे देखिए, कहते हैं कि द्विवेदी युग में रचित गद्य साहित्य के मूल में काम करने वाली सांस्कृतिक चेतना का महत्व कई दृष्टियों से माने है। वैसे भी हम लोग क्या कहते हैं, जब हम द्विवेदी युग पढ़ते हैं तो इसको जागरण सुधार काल कहते हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से आप देखिए, बहुत बड़े बड़े कवि इस समय आए जिन्होंने लोगों के अंदर सांस्कृतिक भावना या देशभक्ति भावना, राष्ट्र प्रेरित जो है कथानक या कुछ भी गढ़ा, तो ऐसा कुछ लिखा जिसमें राष्ट्र प्रमुख रूप से उभर के आया। जो कि आप देखो, छायावाद में हो, भारतेंदु में हो, तो अलग अलग विषय वस्तु पे लिखा गया। तो यहाँ पे जो सांस्कृतिक चेतना का महत्व कई दृष्टियों से मान्य है। इस समय विदेशी शासन के प्रति जनता के असंतोष में भी निरंतर वृद्धि देखने को मिला और हमारी राष्ट्रीय चेतना क्रमशः विकसित होती गई और एक निश्चित लक्ष्य आ गया कि अब हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए ही चाहिए। उसी की सिद्धि के संकल्प में परिणित हुई, जिसकी अभिव्यक्ति इस युग के साहित्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में हमें ध्यान दिलाता है। राजनीतिक चेतना के साथ ही इस अवधि में देखें तो भारत की आर्थिक चेतना भी विकसित हुई। यानी ये समय है 1906 का, जब कहते हैं कि कांग्रेस ने भारतीय जनता के आर्थिक हितों की दृष्टि में रखकर शासन का खर्च घटाने की बात की। यानी हमारे यहाँ पे तो 1857 की क्रांति के बाद ही आप देखो तो एक बार बिगुल बजा था। इसके बाद 57 से लेके फिर जैसे बक्सर का युद्ध हुआ, इसके बाद तो पूरा जो हमारी आर्थिक जो व्यवस्था थी वो सब अंग्रेजों के हाथ में चला गया था। तो जो मुखर रूप में फिर से आवाज दिया गया, ये आते आते 1906 का समय है, जब एक तरफ तो हमारे यहाँ पे लोगों के अंदर सांस्कृतिक चेतना का महत्व बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ जनता में असंतोष है कि हमारे यहाँ का पैसा जो है वो बाहरी देशों में जाके वो खर्च हो रहा है। तो पहली बार जो है 1906 में कांग्रेस ने भारतीय जनता के जो है आर्थिक हितों के संबंधी जो है उन चीज़ों को लेके बात किया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है चीज़ों को ध्यान रखना कि 1906 में किस तरीके से हम लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ पे सेना पर व्यय की जाने वाली राशि को घटाइए। क्या क्या बोला था यहाँ पे? 1906 में कांग्रेस ने अंग्रेजों के सामने क्या-क्या माँगे रखी? उन्होंने रखा कि जो विशेषता आप लोग जो हैं हमारे आर्थिक हितों को कैसे घाटा पहुँचाते हो, सेना पर जो खर्च रखते हो ना, व्यय करते हो बहुत ज़्यादा है। उस राशि को घटाओ और करों में कमी करो, टैक्स जो बहुत लेते हो ना उसमें कमी करो, सिंचाई का उचित प्रबंध करो, कृषि बैंक की स्थापना करो, प्राचीन उद्योगों को पुनः जीवित कर नए उद्योगों को स्थापित करो और साथ ही साथ गल्ले के निर्यात पर रोक लगाने का सुझाव भी दिया। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और सामाजिक धार्मिक चेतना के विकास की दृष्टि से भी आलोच्य काल का महत्व कम नहीं रहा। जहाँ पे आप देखो ये जो समय था 1700 यहाँ पे 92 के लगभग आसपास बता रहे हैं कि ईसाई धर्म उपदेशक, 1700 नहीं होगा, ये 1800 होगा। हिंदी वाले में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देखिए 1892 में ईसाई धर्म उपदेशकों के साथ लोकमान्य तिलक और न्यायमूर्ति रनाडे, इनके मात्र चाय पी लेने पर, क्या ये ईसाई धर्म उपदेशक जो थे उनके साथ जो तिलक जी थे और रनाडे थे, मात्र इन्होंने चाय पी ली, इस पर समाज में तहलका मच गया। चाय पीने से और इन नेताओं को, यानी तिलक और रनाडे को जो है, इनको गोमूत्र की प्राशन से प्रायश्चित करना पड़ा। बस इनको क्या है, ईसाई धर्म उपदेशक के साथ चाय पीने का ये सजा मिला।
और फिर 1928 में महात्मा गांधी ने एक अछूत कन्या को अपनाने, यानी वो जो अछूत कन्या थी, तो महात्मा गांधी ने एक अछूत कन्या को अपने आश्रम में रखकर अपनी पुत्री की तरह उसका पालन पोषण किया। सभी जातियों के लोगों को एक साथ एक पंक्ति में बैठाकर भोजन कराने की व्यवस्था और अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया। कि यही एक चीज है, लोग जो लोगों के अंदर जो है ये चीज, जो भेदभाव है उससे उसे दूर कर सकती है। और यद्यपि जो आलोच्य काल था उनमें आर्य समाज और सनातन धर्म, यद्यपि जो आलोच्य काल में आर्य समाज और सनातन धर्म दोनों का द्वंद्व चलता रहता था, किंतु ये निर्विवाद है कि धार्मिक सामाजिक क्षेत्र में क्रमशः उदारता और सहिष्णुता की भावनाएं वो देखने को मिलती थी। ये राजनीतिक जागरूकता, आर्थिक समझदारी, सामाजिक धार्मिक उदारता तथा राष्ट्र प्रेम मुख्यतः कहाँ तक था, ये शिक्षित मध्य वर्ग तक सीमित था। यानी एक जो शिक्षित मध्य वर्ग जनता थी, यही सब जागरण का परिणाम था। उनके अंदर समझदारी था, उदारता था, सहिष्णुता था, धार्मिक उदारता, राष्ट्र प्रेम सभी तक तो था ही नहीं। समाज को सभी क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करने वाला वर्ग भी यही था। साहित्य रचना भी इसी शिक्षित मध्यवर्गीय समाज द्वारा की जा रही थी। ये वर्ग सबसे ज्यादा संवेदनशील था। साहित्यकारों के मन पर भी राष्ट्र के प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना का प्रभाव पड़ता था और उनकी रचनाओं में वो दिखता था। यही कारण है कि जो जागरण, सुधार काल या द्विवेदी काल, आलोच्य काल के गद्य साहित्य की प्रत्येक विधा में आप देखेंगे एक चेतना मुखर होती है, और ये चेतना व्यापक राष्ट्रीय जागरण एवं सुधार भावना से जुड़कर आगे चलती है। तो ये तो उस समय का गद्य साहित्य हो गया आपका, जो द्विवेदी काल का है। अब द्विवेदी काल में गद्य गद्य साहित्य के तहत क्या क्या आता है? उपन्यास, कहानी, नाटक, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज सब आता है। अब आपको द्विवेदी युग में तो ओवरऑल गद्य साहित्य के बारे में बताया, अब उसी में से एक विधा को चुनिए, ये नाट्य साहित्य। तो द्विवेदी काल में आपको नाट्य साहित्य में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, जो कि आपको भारतेंदु युग में नहीं दिखा हो, या इससे पहले लिखा गया और नहीं दिखा हो, या इसके बाद नहीं दिखेगा? तो देखिए, आलोच्य काल नाट्य साहित्य की दृष्टि से कम समृद्ध है। पहली चीज तो ये क्लियर हुई। आप इससे ज्यादा देखो, भारतेंदु युग में स्वयं भारतेंदु जी कितने नाटक मौलिक और अनुदित मिला के कुल 17 नाटक लिख दिए। लेकिन यहाँ पे आलोच्य काल नाट्य साहित्य की दृष्टि से सबसे कम समृद्ध कहा जा रहा है, जहाँ भारतेंदु जी ने सुरुचिपूर्ण साहित्यिक नाटकों को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके सहयोगी साहित्यकार नाटक रचना को साहित्यिक प्रतिभा की कसौटी भी मानते थे। वहाँ भारतेंदु के लगभग 25 वर्षों की कालावधि में हिंदी नाटक साहित्य तो हास्योन्मुख हुआ। संख्या की दृष्टि से आलोच्य काल में जो भी लिखे गए नाटक हैं, वो लिखे गए नाटक कम नहीं है, किंतु महत्व की दृष्टि से वे नगण्य है। सुविधा के इस काल के नाटकों को 6 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए यहाँ पे नाटकों में कितने भागों में इसको विभाजित किया गया है। पौराणिक नाटक, ऐतिहासिक नाटक, सामयिक उपादानों पर रचित नाटक, रोमांचकारी नाटक, प्रहसन नाटक, अनुदित नाटक। तो यहाँ पे नाटकों को भेदित करके बताया भी गया कि पौराणिक होता है, ऐतिहासिक होता है, सामयिक उपादान पे रोमांचकारी, प्रहसन और अनुदित। लेकिन द्विवेदी युग नाटक की दृश्य देखें तो क्या खास रहा है इसमें? द्विवेदी युग में जो है आपको पौराणिक जो नाटक है उनके भी 3 वर्ग को टारगेट किया गया है। एक तो आपको कृष्ण संबंधी जो चरित्र नाटक देखेंगे, दूसरा रामचरित संबंधी नाटक, और तीसरा अन्य जो पौराणिक पात्र एवं घटना उनसे जुड़े नाटक। ये 3 प्रकार के नाटक। तो यहाँ पे ये देखिए कि द्विवेदी युग में जो इन्होंने नाटकों का विभाजन किया था वो 3 आधारों पे विभाजन कर दिया था। यहाँ पे आपको बताया गया कि एक तो नाटक को कृष्ण चरित संबंधी नाटक लिखा गया, एक दूसरा रामचरित संबंधी, और तीसरा पौराणिक श्रेणी में डाल दिया। अब एक-एक करके आपको ये देखना है कि कृष्ण चरित जो संबंधी नाटक है, उनमें इन्होंने किस-किस नाटक को रखा है। तो उसमें है, जैसे कृष्ण चरित संबंधी नाटकों में देखिए तो राधाचरण गोस्वामी का जो नाटक का नाम है यहाँ पे श्रीदामा, और श्रीदामा का समय बताया 1904। कई बार एग्जाम में पूछा गया है श्रीदामा नाटक किसका है, किस सन में लिखा गया। तो कृष्ण चरित का संबंधी नाटक है गोस्वामी का है श्रीदामा 1904, और शिवनंदन सहाय का है सुदामा। अब देखिए कंफ्यूजन हो सकता है, ये है कृष्ण चरित वाला, इसको श्रीदामा कहते हैं, शिवनंदन वाले को सुदामा कहते हैं। और बनवारी लाल का कृष्ण कथा और कंसवध करके जो कि 1909 में है, और ब्रजनंदन सहाय का उद्धव करके है जो कि 1909 में है, और नारायण मिश्र के द्वारा कंसवध करके है।
तो ये जितने भी नाटक का नाम अभी लिया वो द्विवेदी युग में आते हैं। और कौन से नाटक कौन सी श्रेणी के तहत? कृष्ण चरित के तहत। और उसमें कौन कौन से हैं? एक कृष्ण चरित संबंधी नाटकों में पहला है राधाचरण गोस्वामी का श्रीदामा 1904, शिवनंदन का 1907 में सुदामा करके है, बनवारी जी का है कृष्ण कथा करके कंसवध 1909 में, ब्रजनंदन का है, फिर नारायण मिश्र का कंसवध करके है। अब दूसरी श्रेणी में हम आए तो दूसरा श्रेणी हो जाता है रामचरित संबंधी नाटक का। रामचरित संबंधी नाटकों में देखें तो इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें राम नारायण मिश्र कृत कौन सा आता है? राम नारायण मिश्र कृत जनक बाड़ा। और जनक बाड़ा इसका समय क्या है? 1906। गंगा प्रसाद के द्वारा रामाभिषेक है तो 1910 है रामाभिषेक का समय। गिरधर के द्वारा जो है राम वन यात्रा करके 1910 में है। नारायण सहाय के द्वारा है रामलीला करके 1911 में है। और राम गुलाम कृत धनुष यज्ञ लीला करके है तो 1912 में है। ये सारी रचनाएं रामचरित के तहत आती हैं, जिनमें इम्पोर्टेंट है राम नारायण मिश्र कृत। राम नारायण के द्वारा जो है जनकबाड़ा 1906, गंगा प्रसाद के द्वारा रामाभिषेक, गिरधर लाल के द्वारा रामवन यात्रा है, नारायण सहाय के द्वारा रामलीला है, और राम गुलाब लाल कृत जो है धनुष यज्ञ लीला है। और भी कुछ महत्वपूर्ण पौराणिक पात्र और घटनाओं को लेकर यहाँ पे जिक्र किया गया है। जैसे कुछ ऐसे भी रचनाएं हैं जिनमें जैसे नाम दिया है महावीर सिंह के द्वारा नल दमयंती। कई बार पूछा गया है कि नल दमयंती कथा से कंफ्यूजन हो जाता है, पर ये ध्यान रखना है कि द्विवेदी युग में आता, पौराणिक को आधार बना के महावीर स्वामी ने नल दमयंती लिखा 1905 में। और गौरचरण गोस्वामी का अभिमन्यु वध करके 1906 में, सुदर्शनाचार्य का अनघ नल चलित, और बांके बिहारी का सावित्री नाटक, बालकृष्ण भट्ट का बेणु श्रृंगार करके है, लक्ष्मी प्रसाद का उर्वशी। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, उर्वशी हम लोग किसका पढ़ते हैं? दिनकर जी का पढ़ते हैं, पर वो पद्य में है। यहाँ पे गद्य की बात की जा रही है, यहाँ पे नाटक की बात की जा रही है। तो लक्ष्मी प्रसाद ने उर्वशी नाम का 1910 में नाटक लिखा है। बाकी ये सती चरित किसका है? तो हनुमान सिंह, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। हनुमान सिंह का है सती चरित 1910 में। शकुंतला नाटक के बारे में पूछा जा चुका है पहले भी। देखिए जो प्रसिद्ध है नाटककार उसके बारे में तो हम लोगों को पता ही होता है, चाहे वो भारतेंदु जी हों, प्रसाद जी हों। लेकिन जब और भी नाटक जैसे वेणु श्रृंगार, मुझे याद है कि वेणु श्रृंगार कई बार पूछा गया है। अब ऐसे नाटक ध्यान नहीं रहते, जैसे उर्वशी हो गया, हनुमान सिंह का जो है सतीचरित हो गया, शिवनंदन का शकुंतला नाटक हो गया। बाकी प्रसाद का जैसे करुड़ालय है 1912, पता ही होगा। और बद्रीनाथ भट्ट का है कुरुवन दहन करके, माधव शुक्ल का महाभारत पूर्वार्ध करके 1916 में, हरिदास मणि का पांडव प्रताप करके 1917 में, और माखनलाल चतुर्वेदी का, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, माखनलाल चतुर्वेदी का जो कृष्णार्जुन करके है ना, ये इनका जो कृष्णार्जुन करके है ये आया है 1917 के आसपास, 18 के आसपास। ये जितने भी नाटक अभी हमने गिनाए, तो आप ये समझो कि पूरे द्विवेदी युग में जो नाटक का 3 कैटेगरी में बांटा गया था, कृष्ण चरित, रामचरित, पौराणिक में। तो कृष्ण चरित में तो कुछ ही नाटक हमने बताया, चाहे वो श्रीधामा हो, सुदामा हो, कंसवध हो, उद्धव हो, कंसवत इन्हीं को। लेकिन रामचरित में आपने देखा बहुत सारे नाटक हो गए। राम नारायण मिश्र कृत जनक बाड़ा हो गया, रामाभिषेक गंगा प्रसाद ने लिखा, गिरधार ने रमवन यात्रा, राम वन यात्रा, और नारायण सहाय ने रामलीला, फिर राम गुलाम ने जो है धनुष लीला, ये सब। और जो अन्य वाले में थे, अन्य में हमने बताया कि आपको अन्य वाला और भी ध्यान देना है। राम का, कृष्ण का थोड़ा नाम से भी हिंट हो जाएगा, लेकिन अन्य में अलग अलग है। जैसे महावीर स्वामी ने नल दमयंती पे लिख दिया, फिर अभिमन्यु वध पे लिख दिया गया, अनर्घ नल चलित, बाकी बिहारी सावित्री नाटक, फिर बालकृष्ण भट्ट बेड़ू संघार, उर्वशी, सती चरित, बद्रीनाथ भट्ट का कुरवन दहर, माधव शुक्ल का महाभारत पूर्वाद, हरिदास का, यानी अलग अलग विषयों को बना के आधार जो है यहाँ पे लिखा गया। उपयुक्त नाटकों में पौराणिक आख्यानों एवं चरित्रों के माध्यम से जनता को उपदेश देने की प्रवृत्ति ही प्रधान है। मतलब इसमें नाटक का मूल क्या है? जैसे हर एक नाटक का कुछ ना कुछ ये होता है ना कि हमको क्या सामाजिक संदेश देना है। ये सब नाटक के केंद्र में बता रहे हैं कि सारे नाटकों का मूल ये है कि जो भी आख्यान रचे जा रहे हैं उससे आपको लास्ट में एक उपदेश दिया जाएगा। जैसे आप पहले कहानी कथा वगैरह सुनते थे बचपन में, नैतिक उद्देश्य आपको सिखाए जाते थे, कुछ ऐसा ही। और प्रायः जो नाट्य कला है उसका उपयुक्त विकास इनमें देखने को नहीं मिलता, ना ही आपको अभिनव तत्व मिलेगा। यानी जो नाट्य कला होना चाहिए उपयुक्त रूप में, उसमें अभिनय का तत्व होना चाहिए, वो सब यहाँ उतने रूप में नहीं दिखेगा। बल्कि बालकृष्ण भट्ट जैसे जो साहित्यकार हैं, उन्होंने, यानी बालकृष्ण भट्ट को तो हमने पहले ही भारतेंदु मंडल में पढ़ लिया है,
लेकिन वो भूल कहते हैं कि यहाँ ये लोग भी करते हैं। जैसे वेणु संहार है। वेणु संहार में महाराज वेणु के कर्मचारी अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हुए दिखाए गए हैं और उनके राज के नागरिक उर्दू गजल, यानी जो बेड़ू के कर्मचारी वो अंग्रेजी बोल रहे हैं, राज के उर्दू गजल में बात कर रहे हैं। तो सामाजिक विकृति दिख रही है। एक अपवाद कहते हैं कि कृष्णार्जुन जो युद्ध है, इसमें अगर आप देखें तो इसमें आपको राष्ट्रीय चेतना और साहित्यिक गुण से युक्त होने के फलस्वरूप पर्याप्त लोकप्रियता देखने को मिलता है। अब जैसे हम आ जाए ऐतिहासिक नाटक। ऐतिहासिक नाटकों में गंगा प्रसाद गुप्त का आपको देखने को मिलेगा वीर जयमल। ऐतिहासिक नाटकों में गंगा प्रसाद गुप्त है, इनका वीर जयमल 1903 में, वृंदावन लाल वर्मा का सेनापति उदल करके 1909 में, बद्रीनाथ भट्ट का चंद्रगुप्त करके 1915 में, कृष्ण प्रकाश सिंह का पन्ना करके, फिर हरिदास माणिक का संयोगिता हरण करके, ये सब देखिए रचनाओं के नाम हैं। संयोगिता हरण, फिर प्रसाद का राजश्री, परमेशी जैन का वीर चुड़ावत सरदार करके 1918 के आसपास। अब ये जितने भी नाटक हैं आपको देखने को मिल रहे हैं, ऐतिहासिक नाटकों में वीर जयमल वृंदा, सेनापति उदल हो गए, है ना, हरिदास माड़ी का संयोगिता करके है, परमेष्ठी जैन का चूड़ा, वीर चुड़ावत सरदार उल्लेखनीय। इन नाटकों में आपको ऐतिहासिक वातावरण का निर्माण नहीं हो सका है। राजश्री में प्रसाद ने इतिहास तथ्य की रक्षा अवश्य की है। वस्तुतः हिंदी साहित्य में ऐतिहासिक नाटकों का सूत्रपात आपको देखने को कहाँ से मिलता है, ये चीज प्रसाद से ही देखने को मिल जाता है। सामयिक उपादानों पर आधारित नाटक में प्रताप नारायण, अब देखिए जो सामयिक उपादान है उन पे जो आधारित नाटक है उनमें कुछ नाटक आपको देखने को मिलेंगे, जिन नाटकों में प्रताप नारायण मिश्र कृत भारत दुर्दशा नाटक 1902 में, भगवती प्रसाद के द्वारा वृद्ध विवाह 1905 में, जीवानंद शर्मा कृत नाटक भारत विजय 1906 में, कृष्णानंद जोशी के द्वारा उन्नति कहाँ से होगी नाटक, मिश्र बंधु कृत नेत्रोन्मिलन नाटक करके है। इन नाटकों में सामाजिक सामाजिक राजनीतिक जीवन की विकृतियों को उभारने की चेष्टा की गई, किंतु इनका लक्ष्य समाज सुधार ही है, नाट्यकला की दृष्टि से इनका विशेष महत्व नहीं है। ऐसी ही एक श्रेणी है रोमांचकारी। रोमांचकारी नाटक मुख्यतः रोमांचकारी और अलौकिक घटनाओं को केंद्र में रखकर फारसी रंगमंच की दृष्टि से लिखे गए नाटक हैं। इन्हें इतिहासकारों ने मंचिया नाटक भी कहा है। किनको कहा है? रोमांचकारी नाटक जो भी हैं इनको। तो ये नाटक आपको रोमांच वाले में दो प्रकार के दिखेंगे। एक वे जिनकी रचना फारसी प्रेमाख्यान के आधार पर आधारित है, दूसरे वे जिनकी रचना पौराणिक आख्यान को लेकर चली है। तो मतलब जब रोमांचकारी में आएंगे तो आपको दो श्रेणी देखने को मिलेगा। एक श्रेणी आपको फारसी प्रेम आख्यान पे, दूसरा वे जिनकी आधार है जो पौराणिक आख्यान। अब जैसे फारसी में कि ये नाटक आपको फारसी में जो था, ये लोग क्यों नाटक करते थे, ये व्यवसायी नाटक मंडलियां यहाँ पे आती थी लोगों को मनोरंजन कराने के लिए। तो उस समय के लोगों की जो जनसामान्य की रुचि थी, तो जो फारसी प्रेम आख्यान पे होता था वो इसी तरीके से नाटक करते थे। उनका मूल मंतव्य ये था कि लोगों को मनोरंजन कराना है, रोमांच से भरा होता था। रंगमंच नाटकोकारों में जो थे उनमें कौन कौन थे? मोहम्मद मियाँ, रौनक, हुसैन मियाँ, जरीफ, मुंशी विनायक, तालिब, ये सारे लोग। इनके अलावा यही नाम नहीं है, कुछ और भी नाम दिए हैं, जैसे सैयद मेहंदी हसन, आसान, नारायण प्रसाद बेताब, आगा मोहम्मद हसन, राधा शाम कथावाचक, ये सभी थे जो फारसी रंगमंच की दृष्टि जो है लोगों को मनोरंजन के लिए जो हंसाते बुलाते थे। इन्होंने अपने नाटकों को बड़ा ही चमत्कार पूर्ण बनाने के लिए पर्दों को बहुत तड़क भड़क वेशभूषा भी, क्योंकि फारसी रंगमंच था, इनको ऐसे अद्भुत तत्वों का समावेश करके दिखाना ही था, जैसे आकाश में तारों का टूटना, मंच पर खंभों का टूटना, उनके भीतर से पात्रों का सहसा प्रकाश हो जाना। हालांकि ये सब देखिए रंगमंची दृश्य बड़ा कठिनाई होता रहा होगा सारा चीज करने के लिए, हैंडल करने के लिए, और आकाश मार्ग से देवता का जाना, पुष्प वर्षा कराना, ये सब। इन नाटकों का प्रारंभ कैसे होता था? फारसी वाले का, इनका होता था कोरस से होता था। इनमें प्राय प्रमुख कथा के समानांतर एक प्रहसन भी चलता रहता था, जो दर्शकों को हंसाने या मूल नाटक की भावधारा में परिवर्तन लाने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। आगे चलकर नाटककारों ने प्रमुख कथा के तहत ये हास्य तनाव का समावेश किया। रोमांचक रंगमंचीय नाटकों की भाषा में उर्दू फारसी की शब्दावली का प्राधान्य था। क्रमशः इसमें परिवर्तन हुआ और साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। वस्तुतः व्यवसायी फारसी कंपनियों का उद्देश्य समानता जनता का मनोरंजन करके धन उपार्जन करना था। इनकी प्रक्रिया में कुछ अव्यवसायी नाटक मंडलियां भी सामने आई। इनमें श्री रामलीला नाटक मंडली प्रयाग, काशी नागरक नागरी नाटक मंडली, भारतेंदु नाटक मंडली, हिंदी नाट्य परिषद कलकत्ता, ये सभी जिन्होंने अच्छे से अभिनय किया। आलोच युग में नाटकों के तहत प्रमुख
जो धारा थी उसके समानांतर चलने वाले प्रश्नों के अलावा स्वतंत्र रूप से भी कुछ प्रश्न थे, जिनमें थे बद्रीनाथ का चुंगी की उम्मीदवारी एक अच्छा प्रश्न था। इसके विपरीत गंगा प्रसाद श्रीवास्तव कृत उलटफेर और नोकझोंक। तो बद्रीनाथ भट्ट का चुंगी की उम्मीदवारी करके है, 1912 एक अच्छा प्रश्न है। इसके विपरीत गंगा प्रसाद श्रीवास्तव का उलटफेर करके फिर नोकझोंक पिछले हास की सृष्टि इसमें की गई है। द्विवेदी युग में संस्कृत अंग्रेजी और बांग्ला, देखिए द्विवेदी युग में एक खासियत और भी है कि द्विवेदी युग में आपको संस्कृत अंग्रेजी और बांग्ला, द्विवेदी युग में संस्कृत भी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा से कुछ नाटकों के अनुवाद भी हुए। संस्कृत में अगर आप देखो तो इनमें श्री सदानंद अवस्थी ने नागानंद, लाला सीताराम ने मृच्छकटिकम, देखिए लाला सीताराम ने मृच्छकटिक 1913 और कवि रत्न सत्यनारायण ने उत्तर रामचरित का अनुवाद किया। तो तीनों कुछ नाटकों के अनुवाद हुए, जिनमें कौन कौन से हैं, जिनमें संस्कृत से श्री सदानंद अवस्थी ने नागानंद, लाला सीताराम ने मृच्छकटिक और कवि रत्न सत्यनारायण ने उत्तर रामचरित का अनुवाद किया। अंग्रेजी से शेक्सपियर के नाटकों का अनुवाद किसने किया था? तो अंग्रेजी से जो शेक्सपियर के नाटक है उनका अनुवाद करने वाले लाला सीताराम है। और चतुर्भुज औदिच्य भी थे। फ्रांस के एक प्रसिद्ध नाटककार का नाम जैसे मोलियर, मोलियर के नाटक हैं, उन नाटकों को यहाँ पे लल्ली प्रसाद पांडे और गंगा प्रसाद श्रीवास्तव ने अंग्रेजी में रूपांतरित किया। इसीलिए तो कहा जा रहा है ना कि आपको संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला से कुछ नाटक के अनुवाद यहाँ पे देखने को मिले। यानी द्विवेदी युग में ही आपको सदानंद अवस्थी ने नागानंद का, लाला सीताराम ने मृच्छकटिकम का, कविराज सत्यनारायण ने उत्तर रामचरित का, ये सब अनुवाद किया। और जो अंग्रेजी से शेक्सपियर के नाटक है उनका करने वाले कौन थे? लाला सीताराम, चतुर्भुज। फिर फ्रांस के प्रसिद्ध नाटककार मोलियर थे, उनकी मोलियरों का नाटक भी अपने यहाँ पे उसको अनुवाद कराया गया। तो मोलियर का किसने किया? मोलियर का लल्ली ने किया, गंगा प्रसाद ने किया। फिर बंगला, बंगला भाषा से देखें तो कुछ लोगों का तो बंगला से अनुवाद करने वाले ब्रजनंदन साहे थे। तो अच्छी जो चीजें थी वो अलग अलग लैंग्वेज से अपने यहाँ पे ट्रांसलेट की गई, परंतु फिर भी उपयुक्त सभी अनुदित नाटकों में मूल नाटकों की आत्मा सुरक्षित नहीं रही। वैसे भी कोई भी चीज आप बदलेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि वो अपने मूल कंटेंट में रहेगा, उसमें परिवर्तन तो स्वाभाविक सी बात है, परिवर्तन तो दिखेगा ही। सब मिला के आलोच युग का नाट्य साहित्य तत्कालीन हिंदी साहित्य के गौरव के अनुकूल नहीं है। जैसे भारतेंदु और प्रसाद के बीच एक ऐसा नाटककार नहीं है जिसमें सच्ची नाट्य प्रतिभा हो। देखिए एक तरफ भारतेंदु काल था, एक छायावाद, बीच में जो कड़ी द्विवेदी का है, कहते हैं वो उस रूप में वो कड़ी नहीं जोड़ने का काम, वो सच्ची नाट्य प्रतिभा नहीं दिखती। एकमात्र आपको अगर देखने को मिले तो एक अपवाद के रूप में बद्रीनाथ भट्ट हैं बस, किंतु उनके नाटक भी पारसी कंपनियों के उस प्रभाव से अछूते नहीं जिसका उल्लेख बालकृष्ण भट्ट ने 1903 में इन शब्दों में किया था। क्या किया था? हिंदू जाति तथा हिंदुस्तान को जल्द गिरा देने का सुगम लटका ये फारसी थिएटर जो दर्शकों को आशिकों मासूकों का लुत्फ उठा कर हासिल करने का बड़ा उम्दा जरिया है। भट्ट जी की ये प्रतिक्रिया तत्कालीन शिष्ट जन समुदाय की प्रतिक्रिया है। ये भावना रखते हुए भी भट्ट जी स्वयं पारसी थिएटर के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सके। बेड़ू संगार में उन्होंने भी उर्दू गजल की पद्धति पर गीत रचना की। पारसी थिएटर का प्रभाव प्रसाद के प्रारंभिक नाटकों पर भी है। यीशु के नाटकों का महत्व न तो शिल्प की दृष्टि से मान्य हो सकता और न संस्कार तथा सुरुच की दृष्टि से। ये अवश्य कि तत्कालीन समाज की विकृतियां सभी प्रकार के नाटकों में उभर कर सामने आई हैं। कुछ नाटकों में विदेशी शासन के प्रति विरोध का भाव भी है, इनमें देश की हीनावस्था का संकेत भी है। नाटक चाहे पौराणिक हो चाहे ऐतिहासिक, उनमें तत्कालीन समाज का स्वरूप कहीं ना कहीं दिखता ही है। आगे चलकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों में भी ये प्रवृत्ति दिखती है। अब ये तो हमने बताया पूरे द्विवेदी काल में आप ये नाट्य साहित्य पे हमने बात किया कि कैसे तीन उसमें बांटा गया और कौन कौन से किस में इंपॉर्टेंट नाटक आते हैं। जैसे आपका ये नाटक बांटा गया द्विवेदी काल में ना, सेम चीज ऐसे ही उपन्यास के साथ भी है कि पूरे द्विवेदी काल में आपको कौन कौन से उपन्यास देखने को मिलेंगे। तो आलोच काल कथा साहित्य की दृष्टि अपेक्षाकृत समृद्ध है, किंतु इस क्षेत्र में लेखक और पाठकों की प्रवृत्ति कौतूहल, रस और रोमांच के माध्यम से मनोरंजन करने में ज्यादा रही है। सामाजिक जीवन की जो यथार्थ समस्याएं थी उनको लेकर गंभीर उपन्यास अगर आप देखेंगे तो वो जैसे प्रेमचंद जी वगैरह लिखते हैं वैसा नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, लेकिन रहस्यमयी अद्भुत घटनाओं से प्रेरित अपरिचित संसार में पाठकों को भटकाने का काम और मनोरंजन के लिए ऐसी चीजें लिखी गई हैं। अब द्विवेदी युग में आप सोचो कि उपन्यास, तो उपन्यास को जैसे हमने नाटक को 3 वर्गों में बांटा, ऐसे द्विवेदी युग में आप देखेंगे ना तो इन्होंने उपन्यास को 5 भागों में बांटा। उसमें एक भाग तो तिलस्मी अय्यारी वाला हो गया,
दूसरा जासूसी हो गया, तीसरा अद्भुत घटना प्रधान हो गया, ऐतिहासिक हो गया, सामाजिक हो गया। इसको तो हम डॉक्टर जो उनका जो रामचंद्र तिवारी वाला किए थे ना, वो बहुत अच्छे से यहाँ पे किए थे। उसमें सारे नाटकों को इन्होंने बहुत अच्छे से कैटेगरी से बांटा था और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है। तो पूरी द्विवेदियों को इन्होंने 5 वर्गों में बांटा है: तिलिस्मी यारी, जासूसी, अद्भुत घटना प्रधान, ऐतिहासिक है, सामाजिक उपन्यास। एक-एक नाटक के तहत कौन-कौन से नाटक आते हैं, जैसे तिलिस्मी यारी। इसमें क्या है, सबसे पहले नाम आता है देवकीनंदन खत्री का। उनका समय भी बताया गया कि वही लगभग 1861 से लगभग मान के चलिए 1913 के आसपास है। और इनके द्वारा भारतीय हिंदू युग में माना जाता है कि इन्होंने शुरू कर दिया था लिखना। और आलूची में ये परंपरा जीवित रहा। खत्री जी के अब देखिए कौन कौन से इनके इम्पोर्टेंट उपन्यास हैं। काजर की कोठरी 1902 में है, अनूठी बेगम 1905 में है, गुप्त गोदना 6 में है, और लगातार इन्होंने लिखा है। भूतनाथ प्रथम 6 भाग है, मतलब भूतनाथ के ही प्रथम 6 भाग हैं। ये तो कुछ इनके प्रकाशित उपन्यास रहे हैं, लेकिन खत्री जी की परंपरा को और आगे बढ़ाने वालों में कौन कौन है, तो इन्हीं चीज को बढ़ाते हैं। तिलस्मी यारी को खत्री तो बढ़ा ही रहे हैं, देवकीनंदन खत्री। इनके बाद हरे कृष्ण जौहर ने मयंक मोहिनी या माया महल करके, और इनके अलावा कमल कुमारी, और इनके अलावा निराला नकाबपोश, भयानक खून 1903 में, आदि ये तिलस्मी उपन्यासों की रचना की। तो ये जितने भी है तिलस्मी यारी में खत्री जी के इतने जो भी रचनाएं हैं है ही। इनके अलावा हरे कृष्ण जौहर ने मयंक मोहिनी, कमला, और ये निराला नकाबपोश करके, भयानक खून करके, ये तिलस्मी उपन्यासों का रचना है। इसके अलावा अगर देखें तो किशोरी लाल गोस्वामी कृत तिलस्मी शीश महल, तो इनका किशोरी लाल गोस्वामी का जो है तिलस्मी शीश महल अगर देखें तो ये है 1905 में, और रामलाल वर्मा कृत पुतली महल करके है, ये भी रचना है। तो ये किसका है, किशोरी लाल का। तो एक तो हम लोगों ने पहले देखा कि देवकीनंदन खत्री हैं, दूसरे नंबर पे इसको हरे कृष्ण जौहर ने मयंक मोहिनी और माया महल से उसको आगे किया, और इसके बाद थर्ड नंबर पे किशोरी लाल के द्वारा तिलस्मी शीश महल करके है। और फिर इतना ही नहीं, रामलाल वर्मा कृत पुतली महल करके है। आगे चलकर खत्री के सुपुर्द, इनके सुपुर्द मतलब इन्हीं के खानदानी अगर आगे बढ़ाने का काम करें, तो फिर दुर्गा प्रसाद खत्री ने भूतनाथ के शीर्ष भागों को लेकर इस परंपरा को और आगे बढ़ाया। तो ये ऐसे देवकी से दुर्गा प्रसाद खत्री के सुपुर्द जो भी थे, उन्होंने और आगे बढ़ाया तिलस्मी यारी उपन्यासों को। इसके बाद दूसरी श्रेणी में हमने बताया था कि दूसरी श्रेणी में आपका जासूसी उपन्यास आता है ना। जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तन करने वाले कौन थे, गोपाल राम गहमरी। तो जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तन करने, जैसे खत्री ने तिलस्मी यारी किया, ऐसे जासूसी का किसने किया, गोपाल राम गहमरी ने। गोपाल राम गहमरी का आप देख लो, समय देख लो, 1866 बताया गया, 1943 तक का 1946 तक बताया गया है। गैमरी जी अंग्रेजी के प्रसिद्ध जासूसी उपन्यासकार थे, आर्थर कॉनन डॉयल इन्हीं से प्रभावित थे। यानी गोपाल राम गैमरी जो है किससे प्रभावित थे, आर्थर कॉनन डॉयल से। उनके प्रसिद्ध उपन्यास जो है, हाँ कॉनन डॉयल ये बता रहे हैं कि इनसे प्रसिद्ध इनके उपन्यासों में है आई स्टडी इन स्कॉलेट करके है, और वही 1800 बताया गया कि 87 के आसपास उन्होंने लिखा था। और गोविंद राम करके 1905 में इसको शीर्षक से हिंदी में नहीं, गोविंद राम नाम से हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया गया था। ये आर्थर कनन डायल का है, तभी तो संज्ञा दिया जाता है गैमरी को अपने यहाँ पे। फिर गैमरी जी जो है, इसके बाद जासूसी उपन्यास उनके बहुत लोकप्रिय हुए। ये तो जासूसी में तो इन्होंने ऐसे ऐसे लिखा, जैसे सरकटी लाश 1900 में, चक्करदार चोरी जस्ट एक साल बाद 1901, जासूस की भूल 1901, जासूस पर जासूस 1904, जासूस चक्कर में 1906, इंद्रजाली जासूस 1910, गुप्त भेद, जासूस की यारी आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। गैमरी जी के अलावा रामलाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, जयराम दास गुप्ता ने भी इस क्षेत्र में कुछ प्रयोग किए, किंतु सर्वाधिक ख्याति गैमरी जी को हुआ। और इसके बाद देखिए, अद्भुत घटना प्रधान उपन्यासों की रचना तिलस्मी और जासूसी उपन्यासों से भिन्न तकनीक पर होती है। इनमें से लोग के किसी रहस्यमय कोने का उद्घाटन होता है, इनकी प्रेरणा। अब देखिए, जो ये घटना प्रधान है उपन्यास, अद्भुत घटना प्रधान उपन्यासों में देखें तो ये रेनाल्ड कृत मिस्ट्रीज ऑफ द कोर्ट ऑफ लंदन, इनके अनुवाद जो है लंदन रहस्य से प्राप्त हुआ था। विठल दास नागर का किस्मत का खेल 1905 में, बाकेलाल चतुर्वेदी का खौफनाक खून करके है, निहाल चंद वर्मा का प्रेम का फल या मिस जौहरा, इसके अलावा प्रेम विलास वर्मा का प्रेम माधुरी आनंद कांता, है ना। इसके अलावा दुर्गा प्रसाद खत्री का अद्भुत लाश इस शैली के मुख्य उपन्यास हैं।
प्रस्तुत युग के ऐतिहासिक उपन्यास प्राय मुस्लिम काल के इतिहास से सामग्री लेकर लिखे गए हैं, किंतु उनमें इतिहास तत्व की कमी है। लेखकों ने इतिहास की ऐसी घटनाओं का चयन किया जो पाठकों के कौतूहल एवं रहस्य रोमांच वृत्ति को पुष्ट करे। अब यहाँ पे आगे दिया है कि किशोरी लाल गोस्वामी, गंगा प्रसाद गुप्त, जयराम दास गुप्त और मथुरा प्रसाद शर्मा इस काल के उल्लेखनीय ऐतिहासिक उपन्यासकार भी रहे हैं। तो उपन्यासकारों में आप देखो कौन कौन रहे हैं। किशोरी लाल गोस्वामी, गंगा प्रसाद गुप्त, जयराम दास गुप्त, मथुरा प्रसाद शर्मा। किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा कौन सा है तो तारा व छात्र कुल कामनी करके, सुल्ताना रजिया बेगम और अजमेर में हलाहल, मल्लिका देवी अबंग सरोजनी और लखनऊ की कब्र व शाही महल सरा आलोच युग के चर्चित ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। तो ये सभी उपन्यासकारों के नाम ध्यान रखने हैं। और गंगा प्रसाद के ऐतिहासिक उपन्यासों में कौन कौन से हैं तो ये उपन्यास में है नूरजहां, कुमार सिंह सेनापति। ये देखिए, जो ये श्रेणी हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ से आप देखिए इनको। अद्भुत घटना प्रधान हम लोग देख रहे हैं, और अद्भुत घटना प्रधान में ही बताया था कि रेनाल्ड का मिस्ट्रीज ऑफ द कोर्ट ऑफ लंदन का अनुवाद यहाँ लंदन रहस्य हुआ। फिर विठल दास नागर थे किस्मत का खेल, बांकीलाल का खौफनाक खून निहाल चंद का है। और इनके अलावा फिर आगे आप देख रहे हो तो किशोरी लाल गोस्वामी, गंगा प्रसाद, जयराम दासगुप्त है ना। किशोरी लाल गोस्वामी आगे तारा व छात्र कुल कामनी है, सुल्ताना रजिया बेगम है, मल्लिका देवी है, आलोच है, नूरजहां है। इतना ही नहीं, आगे और बहुत सारे दिए गए हैं उपन्यास में। जैसे जयराम दासगुप्त ने कश्मीर पतन लिखा। कश्मीर पतन पूछा भी गया है पहले, तो ये जयराम का है जो इनके द्वारा जो लिखा गया है, जयराम दासगुप्त का कश्मीर पतन 1907 की बात है। नवाबी परिस्तान वाजिद अली शाह हो गया, मलका चांद बीबी करके है। इनमें भी इतिहास कम और रहस्य सृष्टि करने वाली कल्पनाएं आपको ज्यादा दिखती हैं। मथुरा प्रसाद शर्मा कृत नूरजहां बेगम और जहांगीर, इनमें भी इतिहास सुरक्षित रखने की चेष्टा की गई है। वस्तुतः आलोच युग में श्रेष्ठ कलात्मक ऐतिहासिक उपन्यासों की सृष्टि संभव ही नहीं हो पाई। उस समय तक हिंदी भाषा जनता का मानसिक उन्नयन एवं परिष्कार हो नहीं पाया था। इस युग के सबसे सशक्त उपन्यासकार कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। उपन्यास रचना में इनका उद्देश्य प्रेम का विज्ञान प्रस्तुत करता था, इसलिए इनके द्वारा रचित ऐतिहासिक उपन्यासों के कथानक भी प्रेम की विविधता एवं रहस्यमयता के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। इनके इतिहास उपन्यासों में इतिहास सम्मत सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों का चित्रण नहीं हुआ है। अब द्विवेदी युग के सामाजिक उपन्यासकारों में देखें तो कौन कौन आते हैं। अब ये देखिए, ये है द्विवेदी युग के सामाजिक उपन्यासकारों की श्रेणी, जिनमें इन्होंने दिया है लज्जाराम शर्मा का नाम। सामाजिक उपन्यासकारों में लज्जाराम शर्मा, उनका समय दिया है। फिर इसके बाद दिया किशोरी गोस्वामी का, अयोध्या सिंह का, फिर ब्रजनंदन सहाय का, राजा राधिका रमन प्रसाद का और मन्नन देवी का। ये जितने भी लोग हैं, हालांकि उनके क्रम भी दिए हैं, क्रम नहीं लेकिन नाम ही कम से कम ध्यान रखिए कि द्विवेदी युग के जो सामाजिक उपन्यासकार है उनमें किशोरी, अयोध्या सिंह, ब्रजनंदन, राधिका, मन्नन देवी, ये सभी आते हैं। अब इनकी कौन सी रचनाएं हैं ये भी बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। तो अभी जैसे हमने लज्जा राम को देखा था, तो लज्जा राम शर्मा के आदर्श दंपति की बात करें 1904, बिगड़े का सुधार इन सती सुखदेवी, आदर्श हिंदू उपन्यासों का विशेष महत्व है। कौन कौन? लज्जाराम शर्मा के आदर्श दंपति, बिगड़े का सुधार अथवा सती सुखदेवी और आदर्श हिंदू, इनका विशेष महत्व है। किशोरी लाल गोस्वामी की लीलावती व आदर्श सती, चपला व नव्य समाज, पुनर्जन्म व सौतिया डाह, माधवी माधव या मदन मोहिनी और अंगूठी का नगीना, इन उपन्यासों की विशेष ख्याति भी रही है। इसके बाद जो है अयोध्या उपाध्याय में उपन्यास लेखन की प्रतिभा नहीं थी। इनके अधिकिला फूल में धार्मिक अंधविश्वासों का कुपरिणाम देखने को मिला। इनके अलावा ठेठ हिंदी का ठाठ इनकी अपेक्षाकृत प्रसिद्ध रचना, किंतु इसमें भी कथा विन्यास की अपेक्षा भाषा के विशिष्ट प्रयोग पर ही ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और इनके अलावा जो है सौंदर्य उपासक राधाकांत, ये उपन्यास अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। इनके उपन्यास भाव प्रधान है, जिसका कारण संभवतः ये है कि ये बांग्ला के भावुकतापूर्ण एवं मनमस्पर्शी प्रेम प्रधान उपन्यासों से प्रभावित है। इस युग की अन्य रचनाओं में मन्नन द्विवेदी का कौन सा है तो मन्नन द्विवेदी का रामलाल, उनमें ग्रामीण जीवन का सजीव चित्रण है। राधिका रमण प्रसाद सिंह का नवजीवन और प्रेम लहरी करके है। आलोचकालीन सामाजिक उपन्यासों में सुधारवादी जीवन दृष्टि ही प्रधान रही है। किशोरी लाल गोस्वामी, लज्जाराम शर्मा, गंगा प्रसाद गुप्त सनातन धर्म के समर्थक हैं। आर्य समाज के नवीन सुधारवादी आंदोलनों के विरुद्ध होते हुए भी लेखक नैतिक जीवन दृष्टि की प्रतिष्ठा चाहते हैं। गोस्वामी जी ने सती साध्वी देवी के आदर्श प्रेम के साथ ही अवैध प्रेम, विधवाओं के व्यभिचार, वेश्याओं के कुत्सित जीवन और देवदासियों की विलास लीला का भी चित्रण किया है।
उनका उद्देश्य नारकीय कृषि जीवन के दुष्परिणाम वगैरह भी है। आलोच युग में अंग्रेजी और बांग्ला से बहुत से उपन्यास अनुदित हुए। उदाहरण गंगा प्रसाद के द्वारा रेनाल्ड। देखिए, आलोच युग में अंग्रेजी और बांग्ला से बहुत से उपन्यास अनुदित हुए। गंगा प्रसाद गुप्त रेनाल्ड के लब जाप द हेयर का रंगमहल नाम से, जनार्दन द्विज द्वारा डेफो के रॉबिन्सन क्रूसो का, दुर्गा प्रसाद खत्री ने विक्टर ह्यूगो के मिजरोवेल का अभागे के भागे नाम से। ये कुछ यहाँ पे दिया गया है। इनके अलावा जो है यहाँ पे देखिए, ये दुर्गा प्रसाद का विक्टर ह्यूगो का दिया है। महावीर प्रसाद पोद्दार है, इन्होंने इष्टो के अंकल टॉम्स केबिन का टाम काका की कुटिया नाम से किया है। जैसे ये बहुत अच्छे से आप पढ़ने के लिए जो हमने उपन्यास की सीरीज उनकी रामचंद्र तिवारी की चलाई है, उसमें भी देखेंगे ना तो बहुत एक एक लोगों का बहुत अच्छे से कराया है। सेम चीज समझिए, यही डिक्टो निकाल के रखा गया वहाँ पे। अब यहाँ पे या वहाँ का कंटेंट कुछ अलग तो होगा नहीं, जितने वहाँ पे आएंगे उतने यहाँ पे भी आएंगे। अब इनके अलावा इन्होंने कहा है कि जैसे बांग्ला भाषा है ना, इससे अधिक अनुवाद यहाँ पे हुआ बांग्ला से। जैसे ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने दामोदर मुखोपाध्याय के, किशोरीलाल गोस्वामी ने बंकिम चंद्र के, गोपाल गहमरी ने पंचकौड़ी के, जनार्दन प्रसाद झा द्विज ने ठाकुर और रमेश चंद्र दत्त के कई उपन्यासों का अनुवाद यहाँ पे हुआ है। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, कुछ अपवादों को छोड़ दे तो प्राय सभी अनुवाद कौतुक, रहस्य और रोमांच प्रधान है। आलोच युगीन उपन्यासों की महत्वपूर्ण परंपरा, जिसने आगे चलकर प्रेमचंद की उपन्यास रचना के पृष्ठभूमि दी। सामाजिक उपन्यासों की सामाजिक प्रेम उपन्यासों का लक्ष्य समाज सुधार था। प्रेमचंद भी इसी उद्देश्य से प्रेरित थे। और प्रेमचंद का भी देखें तो उनके जो है प्रेमा, रूठी रानी, सेवा सदन उपन्यास आलोच युग में प्रकाशित हुए। इन तीनों में आपको समाज सुधार की प्रवृत्ति देखने को मिलेगी। प्रेमचंद का महत्व इस दृष्टि से कि उन्होंने प्रेम, चूहल, रागरंग और रहस्य केली के चटकीले चित्रों के स्थान पर सुरुचिपूर्ण प्रसंगों की उद्भावना पर बल दिया है। उन्होंने घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने की चेष्टा की है। जीवन की वास्तविक समस्याओं को केंद्र में लिखा है, तो वो तो अलग ही है। प्रेमचंद जी ने जिस तरीके से लिखा है, तो आलोच युगीन जितने भी थे उनको आगे लेके चलने वाले में जो प्रेमचंद जी थे, उनकी रचना की पृष्ठभूमि आधार तो बिल्कुल अलग था। अब उनकी चाहे आप उपन्यास के तौर पे प्रेमा, रूठी रानी है, सेवा सदन है, इन्हीं को देख लो। ये सब कब लिखे गए, करें ये सब द्विवेदी युग में ही लिखे गए। वो 1907 की बात है जब प्रेमा है। रूठी रानी का 1907 आसपास टाइम है। सेवा सदन का भी देखो बहुत ज्यादा नहीं है, तो सेवा सदन में 1918 का लगभग वही है। अब इनका जो प्रेमा, रूठी रानी, सेवा सदन आ गया, तो इस युग में भी आप देखो तो प्रेमचंद एक ऐसे लेखक हैं जो ऐसे चरित्रों को उभारते हैं जो यथार्थ से जुड़ता है। एक नया ही मोड़ पूरा उन्होंने उपन्यास विधा को यहाँ पे दिया। अब इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कहानी विधा शुरू होता है, तो हम इसको नेक्स्ट में कर लेंगे। अभी इस तरीके से विधाएं चलती रहेंगी। मुझे जहाँ तक लगता है यहाँ पे भी कहानी विधा है, इसके बाद इसमें निबंध विधा है द्विवेदी युग में, आलोचना विधा है। वही चीज़ है ना, अभी काफ़ी बाकी है, तो एक एक ही करके ख़त्म कराएंगे, नहीं तो फिर आपको कन्फ्यूजन हो। अभी आपने द्विवेदी काल में जो है गद्य की विविध विधाओं के तो उपन्यास को देखा कि उपन्यास को कितनी श्रेणियों में इन्होंने बांटा है, पूरे कथानों को समझाया है, कैसे कैसे हमको समझने की जरूरत है। कथ्य साहित्य में और नाट्य साहित्य पे भी बात की। अभी निबंध है, आलोचना है, कहानी, इन सब पे बात करनी है, तो उसको नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। बाकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट में पिन कर सकते हैं। जब भी हम फ्री होंगे जवाब जरूर देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।